नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। भारत का सुप्रीम कोर्ट और उसका जो कॉलेजियम है वो पूरी तरह से महिला विरोधी है। ये हम आज आपको इस वीडियो में तथ्यों के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो करीब 282 लोग जज बने हैं, जिनमें से 52 तो सीजेआई बन चुके हैं और बाकी के जज के तौर पर अभी हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। उनमें से केवल 11 ही महिला जज बन पाई हैं और उससे भी बड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि भारत को पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज मिलने में करीब 39 साल लग गए। जी हाँ, भारत को पहली महिला जज फातिमा बीबी के तौर पर 1989 में मिली थी। और इनकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि फातिमा बीबी जो थी वो मुंसिफ से भर्ती हुई थी केरला के जो जुडिशियल सिस्टम में, और उसके बाद वो पहुंचते पहुंचते हाई कोर्ट पहुंची। 84 में हाई कोर्ट की परमानेंट जज बनी और 89 में अप्रैल 89 में वो हाई कोर्ट की जज से रिटायर भी हुई। उसके बाद 5 महीने बाद उन्हें अक्टूबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उससे पहले किसी भी महिला को यह सौभाग्य नहीं मिला था कि वो भारत की सुप्रीम कोर्ट की जज बन सके। हालांकि तब तक सुप्रीम कोर्ट में 125 से ज्यादा जजेस नियुक्त हो चुके थे, 39 साल बीत चुके थे, उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ के जो जजों की मानसिकता रही है वो शायद महिला विरोधी रही है, या वो ये सोचते रहे होंगे कि महिलाएं उतनी योग्य नहीं होती हैं, वो जज नहीं बन सकती सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी वजह से उन्होंने किसी भी महिला को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। और बाद में फातिमा बीबी का अपना संघर्ष रहा, और ये भी एक बहुत कम ही ऐसे उदाहरण है कि कोई व्यक्ति मुंसिफ जज के तौर पर, यानी कि लोअर जुडिशरी में कंपटीशन के माध्यम से जाए और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पहुंच जाए। मेरे ख्याल से ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जब कोई निचली जुडिशरी से लेके आदमी इतने बड़े स्तर का सफर तय करता है। उसके बाद हमारे देश में कुल अब तक फातिमा बीबी के अलावा 10 और महिला जज नियुक्त हुई हैं। और अगर बात की जाए जब से ये कॉलेजियम बना है तब से केवल 10 महिला जज ही बनी है। जी हाँ, फातिमा बीबी के बाद दूसरी जो जज बनी थी वो सुजाता मनोहर थी। उनके बाद नंबर आता है रूमा पॉल का, जिनका एक वीडियो भी हमने डाला था कि उन्होंने किस तरीके से जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोल कर रख दी थी, और ये बताया था कि जुडिशरी के 7 पाप ऐसे हैं जो लगातार चले आ रहे हैं। जस्टिस रूमा पाल के बाद में ज्ञानसुधा मिश्रा जज बनती हैं, उनके बाद संजना देसाई, फिर उसके बाद में आर भानुमति, और उनके बाद इंदु मल्होत्रा को जज बनाया जाता है, इंदिरा बनर्जी बनती हैं, इसके बाद में हेमा कोहली, ये सब रिटायर हो चुकी हैं। और उनके बाद बनती हैं बेला त्रिवेदी, और बेला त्रिवेदी के बाद में बनती हैं बीवी नागरत्ना, जो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। 55वीं महिला के तौर पर वो चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगी, और ये होगा 2027 में। यानी कि भारत को पहली जो महिला चीफ जस्टिस मिलेगी वो 77 साल के बाद मिलेगी। कितना बड़ा ये आप देख सकते हैं अंतराल है कि पहली जो महिला जज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है वो 1989 में पहुंचती है, और उसके करीब 38 साल बाद किसी महिला को भारत की मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भी केवल 36 दिनों के लिए। जी हाँ, बीवी नागरत्ना जब चीफ जस्टिस बनेंगी तो उसके 36 दिन बाद ही वो रिटायर हो जाएंगी। ये भी कैसी, आप इसको विडंबना कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं, या फिर कॉलेजियम का खेल कह सकते हैं। और बीवी नागरत्ना के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अगर इस दौरान कोई महिला जज नियुक्त नहीं होती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट केवल पुरुष जजों का ही होकर रह जाएगा। जिस तरीके से पिछले 4 साल से कोई भी महिला जज सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के द्वारा नियुक्त नहीं की गई है, चाहे हेमा कोहली हो, या फिर बेला त्रिवेदी हो, या फिर
बीवी नागरत्ना हो, इन तीनों की जो नियुक्ति हुई थी वो 2021 में हुई थी और 2021 से 2025 आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों जजेस की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन एक भी महिला को ये सौभाग्य नहीं दिया गया है पिछले 4 सालों में। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये सब सरकार कर रही है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में कोई भी हस्तक्षेप या किसी भी तरीके का रोल नहीं है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, 1993 में जो सेकंड जजेस केस हुआ था, उसके बाद पूरी तरीके से जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ही सर्वे सर्वा बना लिया है। ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं और इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार करा रही है, मोदी सरकार कॉलेजियम को अपने हिसाब से चला रही है। बहुत से लोग ये टिप्पणी करते हैं कि अगर ऐसा कॉलेजियम कर रहा है तो मोदी सरकार उस लिस्ट को खारिज कर दे, उस लिस्ट को वापस भेज दे। यहाँ भी केवल एक बार आप लिस्ट को वापस कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये जो 3 नए जज बनाए गए हैं, इनकी जो रैंकिंग है 14वीं, 18वीं और 29वें नंबर के हैं। ये सीनियर टीम है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या मोदी सरकार या राष्ट्रपति इस लिस्ट को वापस कर दे तो ये जज नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है। अगर दोबारा से कॉलेजियम में बैठे हुए 5 जज, इनके नामों को सरकार और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो उन्हें हर हालत में इन चीजों को नियुक्त करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कुछ हाई कोर्ट्स का दबदबा है। अब तक जो 52 सीजेआई बने हैं, उनमें से 26 सीजेआई केवल 4 हाई कोर्ट से आए हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा सीजेआई जो किसी एक हाई कोर्ट से आए हैं वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं, इंक्लूडिंग सीजेआई BR गवई। उसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट से, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो संख्या बहुत ज्यादा है, वहां से भी 3 है और कर्नाटक से भी 3 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि राज्यों का कोटा होता है, हम जो भी बात कह रहे हैं तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद कह रहे हैं। हमें भी पता है कि राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, लेकिन किसी एक राज्य को 3-3 जज दे दिए जाए और किसी को कई साल तक जज न दिया जाए, महिलाओं का किसी तरीके से वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो फिर ये किस तरीके से न्याय हो गया। आपको याद होगा कि सबरीमाला केस में किस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट जजेस ने की थी और उस जो पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी 5 जजों की, उसमें एकमात्र महिला जज थी इंदु मल्होत्रा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ डिसेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसको धर्म के या किसी फेथ के मामले में इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि आप किसी प्रथा को गलत बता दें और किसी को सही बता दें और किसी के साथ खड़े हो जाए, किसी के विरोध में खड़े हो जाए। तो ये जो महिला विरोधी चेहरा है सुप्रीम कोर्ट का, ये लोगों के सामने आना चाहिए। महिला वकीलों को इसका विरोध करना चाहिए, महिला जजेस को इसका विरोध करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत में इस समय हाई कोर्ट के 788 जजेस हैं, जिनमें से करीब 110 के आसपास ही महिला जज हैं और उनमें भी ज्यादातर सीनियरिटी के मामले वो पीछे है क्योंकि उनकी नियुक्ति बाद में हुई है। और जैसा हमने ये आपको आंकड़ा दिया कि पिछले जब से ये कॉलेजियम बना है, करीब इसको 32 साल हो चुके। 32 सालों में इस कॉलेजियम ने केवल 10 महिला जजों को ही सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है या नियुक्त किया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 33% आरक्षण के जब केस आता है उस पर फैसला दे देते हैं, 50% आरक्षण के फैसले देते हैं। और तो और सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के परमानेंट कमीशन की बात ये करते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि एक उम्र के बाद में महिलाओं के जो शारीरिक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए उनको वरीयता दी जाती है। लेकिन अभी पिछले दिनों नेवी और एयरफोर्स में इसी तरीके के मामले आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी करने की और निर्देश देने की सेना को कोशिश की थी। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को स्वीकारने के लिए राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो ये नहीं चाहता कि उनके साथ बैठकर महिला जजेस भी फैसले दे सके और भारत के न्याय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सके। यही वजह है कि इस देश को
39 साल के बाद में पहली महिला जज मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, और 77 साल के बाद में बीवी नागरत्ना के रूप में एक महिला चीफ जस्टिस बनेगी। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने की है कि बीवी नागरत्ना यहाँ तक इसलिए पहुंच पाई है कि उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। यानी कि जो आरोप लगते रहे हैं इस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, और तो और अभी जब एनजेएसी पास किया था सरकार ने पार्लियामेंट से, और बहुत ज्यादा उसे विशेष बहुमत से पास किया गया था, राज्यों की आधे से ज्यादा विधानसभाओं ने उसको रेटिफाई किया था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, उसकी सुनवाई हुई थी 5 जजों की बेंच में। उस बेंच ने खुद माना था कि कॉलेजियम के अंदर पारदर्शिता का अभाव है, बहुत सारी कमियां हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुधारे जाने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद हम एनजेएसी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद अपना सुधार करेंगे, हम खुद कॉलेजियम की गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक भी 9 साल बीत चुके हैं, कई कॉलेजियम बदल चुके हैं, कई सीजीआई बदल चुके हैं, उसके बावजूद कॉलेजियम के काम करने का जो तरीका है, उसकी जो एक घालमेल की रणनीति है, उसकी जो भाई भतीजावाद की और सीनियरिटी को नजरअंदाज करने की महिला विरोधी जो छवि है, उसमें कोई सुधार आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश की जनता इस पूरे घालमेल के खिलाफ, इस पूरे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगी। और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस बात की जागरूकता फैले, और जो लोग हमसे सवाल करते हैं वो पहले पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें। कहीं भी अगर उसको सुनने के बाद अगर कमी नजर आती है तब आप बताइए, और उससे रिलेटेड तमाम वीडियो हमारे पड़े हुए, फिर भी आपके सवालों को हम देखते हैं, उनको अगर उसके अंदर कुछ है तो हम अगले वीडियो में उसका जवाब भी देते हैं, और ये हम निरंतर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।